Dear student, class 12th, subject chemistry, chapter 3rd, electrochemistry, content name Kohlrausch law and their application for the electrochemistry. So dear student, we are going to learn Kohlrausch law at the infinite dilution of a particular electrolytes. So dear student, Kohlrausch calculated the value of limiting molar conductivity. Dear student, learn that objective. What are the objective of Kohlrausch law? Kohlrausch want to calculate the value of limiting molar conductivity of a number of strong electrolytes which have the same cation and anions. कोलराउस ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशंस या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपेयर करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस इक्वल होते हैं, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसी होगी। मीन्स जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज करते हैं तब वह इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे पहले अपने आयनों में डिसोसिएट होता है। यदि उसके डिसोसिएट या आयोनाइजेशन होने का रेट 100% या मैक्सिमम होता है तब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जबकि यदि आयंस पार्शली यदि पर्टिकुलर सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज होने पर या डिसोसिएशन होने पर वो पार्शियली डिसोसिएट होता है या पार्शियली आयोनाइज होता है, तब हम उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पर जानते हैं। कोलराउस लॉ के थ्रू हम ये कैलकुलेट करेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। साथ में हम कंपेयर करेंगे कि दो या दो से अधिक ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लें जिनमें नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस सेम होते हैं, तब हम उनमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तय करते हैं। इट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोलराउस लॉ। अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, at an infinite dilution, when all the electrolytes are completely dissociated and the interionic interaction are negligible, each ion makes a certain definite contribution to the conductivity of electrolyte, irrespective of nature of other ion with which is associated. The value of molar conductivity of the electrolytes at the infinite dilution is the sum of ionic conductivities at the infinite dilution of cations and anions. Dear student, according to कोलराउस, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को यदि हम कम्प्लीटली डिसोसिएट करना चाहते हैं तब हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं। यदि हम किसी सॉल्यूशन को लगातार डाइल्यूट करते चले जाते हैं तब दो रिजल्ट या दो इफेक्ट हमें उस इलेक्ट्रोलाइट्स में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस नेग्लेबल हो जाता है, इंटर एटॉमिक स्पेस मैक्सिमम हो जाता है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम हो जाता है। इस उस समय पर जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूट करने पर उस मॉलिक्यूलर में इंटर आयनिक अट्रैक्शंस नेग्लेबल हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लेबल हो जाएगा, इंटर एटॉमिक स्पेस मैक्सिमम हो जाएगा। उस समय पर ईच आयन जो डिसोसिएशन से क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है उसका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी में। मीन्स अपन कह सकते हैं कि आयन का जो नेचर होता है उस नेचर के थ्रू वह पहले से कहीं एसोसिएट होता है और डिसोसिएट होकर से फिर वह जाकर किसी से एसोसिएट हो जाता है। मीन्स अपन कह सकते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उस इलेक्ट्रोलाइट्स की, जब वो इनफाइनाइट डाइल्यूट होता है तब वह सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायंस। मीन्स उस समय पर जब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया है तो उस समय पर प्रोड्यूस हुए कैटायंस और एनायंस का यदि सम कर दिया जाए तो जो उनके द्वारा आयनिक कंडक्टिविटी तय की जाएगी वह उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। If in an electrolytes chloride ion is replaced by fluoride ions or nitrate ion is replaced by iodate ions, when a difference means we can say that the molar conductivity is the sum of cations and anions at the infinite dilution at the strong electrolytes by the कोलराउस लॉ। मीन्स कोलराउस लॉ हमें ये बताता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को
जो कि या तो वीक होगा या तो स्ट्रांग होगा, मीन्स 100% या तो वो डिसोसिएट होगा या तो पार्शियली डिसोसिएट होगा। जब हम इन ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं तो उनके बीच में जो भी इंटर आयनिक अट्रैक्शन लगता है वो नेग्लेबल हो जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लेबल हो जाता है और इंटर एटॉमिक स्पेस मैक्सिमम हो जाता है, जिससे आयन फ्री मूव करता है। उस फ्री मूव आयन कंडीशन पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर वो पर्टिकुलर कंपाउंड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। उस समय पर जब हमने उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट किया है, उस समय पर जो भी कैटायन और एनायंस बनते हैं, यदि उनका सम कर दिया जाता है तो वही उसकी आयनिक आयनिक कंडक्टिविटी होती है। और यही आयनिक कंडक्टिविटी उस समय पर जब वो इनफाइनाइट डाइल्यूट होता है तब वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानी जाती है। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स नेग्लेबल हो जाता है, जिससे आयन फ्री मूव होता है। और उस फ्री मूविंग आयंस पर आयंस का जितना नंबर होता है वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी या वही उसकी आयनिक कंडक्टिविटी होती है। सो डियर स्टूडेंट, वी विल going to study the application of Kohlraus law. First application of Kohlraus law to calculate limiting molar conductivity for a weak electrolytes. मीन्स हम यह तय करने वाले हैं कि यदि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी जो हाईएस्ट होगी। मीन्स ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता या एक बार रिएक्शन या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर वो पार्शली आयोनाइज होता है, तब हम उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। कोल्राउस लॉ हमारी हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी कैसे तय कर सकते हैं। मीन्स यह पॉसिबल किया गया एक्स्ट्रापोलेशन के थ्रू। मीन्स हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को इनफाइनाइट डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने पर हमें ये पता चला कि उनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन नेग्लेबल हो गया, जिससे आयन फ्री मूव करता है। इस मूविंग के थ्रू हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए नंबर ऑफ आयंस का यदि हम सम करते हैं तो वही उसकी आयनिक कंडक्टिविटी और वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है। मीन्स हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हाईएस्ट डाइल्यूट करेंगे जिससे उसके आयंस फ्री हो जाएं और उस फ्री कंडीशन पर वो मैक्सिमम कितने आयन प्रोड्यूस कर सकता है वही उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। सो डियर स्टूडेंट, on the basis of Kohlraus law we determine the limiting molar conductivity for weak electrolytes. Second application of Kohlraus law to calculate of degree of ionization of weak electrolytes. हम यह यहाँ पर तय करेंगे कि जो भी अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है, जब हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे, जब उसके आयंस फ्री फॉर्म में मूव करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि वो कितनी डिग्री या कितने अमाउंट या कितने परसेंटेज वो आयोनाइज होता है या आयोनाइजेशन शो करता है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड अपॉन इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. The molar or equivalent conductivity of an electrolytes become maximum at infinite dilution because in this state the electrolyte is considered to be ionized completely. The degree of ionization at infinite dilution thus becomes unity. The degree of ionization is represented by alpha and electrolytes at any concentration C is given as. मीन्स अब क्या कह रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की, वह इस बात पर डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर वो सॉल्यूशन कितनी डिग्री पर या कितने अमाउंट पर आयोनाइज हो रहा है। मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट्स की मैक्सिमम हो जाती है या अधिकतम होती है जब हम उसे 100% या इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूट करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि इस स्टेज पर इलेक्ट्रोलाइट्स 100% या पूरी तरह से क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है जितना वो आयन बना सकता है। मीन्स जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं वो पार्शली आयोनाइज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी मैक्सिमम होता है। जब हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं उनके बीच में लगा हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेबल हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेबल होने पर पार्शियल आयोनाइज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट्स
मैक्सिमम आयोनाइज होना शुरू करता है या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयंस रिलीज करता है, जितने आयंस वो रिलीज कर सकता है। उस समय पर जब हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं, उस समय पर वह इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर्ड करता है, मैक्सिमम आयंस रिलीज करता है या कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। उस समय पर जो भी आयोनाइजेशन का रेट होता है वही उसका आयोनाइजेशन रेट कहलाता है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहलाता है। मीन्स हम मोलर कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशंस के थ्रू मेजर करते हैं और ये तय करते हैं कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलाइट्स का के कंसंट्रेशन का कितना परसेंट या कितना पार्ट अपने आयनों में डिसोसिएट हुआ है, वही उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के नाम पर जाना जाता है। आफ्टर दैट, टू कैलकुलेट द degree of ionization, the next application of Kohlrausch law to calculation of the solubility of Springly soluble salt. Substances like AgCl, PbSO4, these are ordinary are considered to be insoluble, are soluble in water to some extent. The solubility of salt may be determined easily with the help of Kohlrausch law and from conductivity measurement of their saturated solution. Since a very small amount of solute dissolves in water, it must be completely dissociated into ions, even a saturated solution. In this state, the molar conductivity or specific conductivity or ionic conductivity is equal to the molar conductivity at infinite dilution, according to Kohlrausch law. मीन्स हम कुछ ऐसे सॉल्ट लेते हैं या हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं, सपोज देन AgCl या PbSO4, या तो ये ऑर्डिनरी या तो ये जीरो पूरी तरह से सालुबिल नहीं होते या ये इनसालुबिल होते हैं। यदि ये सालुबिल होते हैं तो पार्शली सालुबिल होते हैं वाटर के साथ और कुछ एक्सटेंट में सालुबिल होकर ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। हम यदि साल्ट को सालुबिल करना चाहते हैं जो कि स्प्रिंगली सालुबिल है, मिस सालुबिल ही नहीं है, ऐसे साल्ट की सालुबिलिटी यदि डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम कोलराउस लॉ के थ्रू हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन्स हम ऐसे अनसालुबिल साल्ट को डाइल्यूट करना शुरू करते हैं और जब हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं तो उनके बीच में लगा हुआ इंटर आयनिक अट्रैक्शन नेग्लेबल हो जाता है, जिससे आयन फ्री स्टेट पर आ जाते हैं और फ्री स्टेट पर आते ही वह अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जो सॉल्यूशन स्मॉल अमाउंट पर कंसीडर्ड होकर सॉल्युबल हो रहा था, उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट करने पर वह मैक्सिमम अमाउंट पर आयोनाइज होता है और आयोनाइज होने के कारण वो मैक्सिमम उस पर सॉल्युबल हो जाता है और उस समय पर उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए आयंस ही उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है जब उस समय हम इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं। मीन्स अपन कह सकते हैं कि ऐसे सॉल्ट जो स्प्रेंगली सॉल्युबल हैं, मीन्स इनसफिशिएंट सॉल्युबल हैं, मीन्स वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। यदि हम उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं तो उसके आयन पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है और वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन सेचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। After that, the study of solubility of Springly soluble salt, we are going to learn calculation of ionic product of water. Means we have measured to pH of a particular solution or particular electrolytes. Ionization of water may be represented at, जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर को जब हम आयोनाइज करते हैं तब ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रॉक्सिल आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। Means H2O equals to H plus and OH minus. On applying law of Mohs action and ionization of water, means number of ions H plus and OH minus and number of solution means H2O. As water is ionized negligible, hence concentration of water assumed to be constant. यदि इनके द्वारा आयोनाइजेशन का रेट 0 होता है तो हम मानते हैं कि वह वाटर 100% क्या हो चुका है, आयोनाइज हो चुका है। मीन्स हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का पीएच मेजर करना चाहते हैं तब हम यह जानना चाहते हैं हाउ मैनी नंबर्स ऑफ H प्लस एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ OH माइनस आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। हम ये तय करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में कितने पॉजिटिव चार्ज आयन और कितने नेगेटिव चार्ज आयन बन रहे हैं। जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं वह कांस्टेंट को शो करते हैं और जितने भी H प्लस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होते हैं वो एसिडिटी को, और जितने H प्लस के अगेंस्ट OH माइनस अधिक प्रोड्यूस होते हैं वह एल्केलाइनसिटी या बेसिडिटी को शो करते हैं। मीन्स
जब हम वाटर को आयोनाइज करते हैं तो उसमें इक्वल अमाउंट में H+ और OH- बनते हैं और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए वाटर का आयोनाइजेशन रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन जब हम वाटर की जगह पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन का यदि रेशियो डिफर करता है तो हम ये देखते हैं किस सॉल्यूशन पर यह डिफरेंस प्लस आयनों का है या माइनस आयनों का है। यदि प्लस आयनों का अमाउंट ज़्यादा और माइनस आयन का अमाउंट कम है तब वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसके बिसाइड यदि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में माइनस आयंस का अमाउंट ज़्यादा और प्लस आयंस का अमाउंट कम है, कंसिडरेटली वो एल्केलाइन या बेसिक नेचर को शो करेगा। सो डियर स्टूडेंट, कोलराउस लॉ को कंक्लूड किया जाए तो हम ये जानते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स या किसी का सॉल्यूशन पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तब वह या तो 100% आयोनाइज हो जाता है। यदि वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है तब हम उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पर जानते हैं। यदि हम किसी सॉल्यूशन पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं और वो पार्शली आयोनाइज होता है तब हम उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पर जानते हैं। पार्शली आयोनाइज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर आयोनिक फोर्स और इंटर एटॉमिक स्पेस मैक्सिमम होता है, जिससे आयन फ्री फॉर्म में मूव नहीं कर पाता। जब हम उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं तब उनके बीच में आयंस के बीच में लगा हुआ इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक स्पेस नेग्लेबल हो जाता है, जिससे आयन फ्री मूव करने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय पर जब हम उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को 100% या इनफाइनाइट डाइल्यूट कर चुके होते हैं, उस समय पर जितने भी कैटायंस और एनायन उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं वही उन्हीं का दोनों का सम ही मोलर कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के नाम पर जाना जाता है। कोलराउस लॉ के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी क्या है। मोलर कंडक्टिविटी मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। यदि हम इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को तो उस समय पर कैटायन और एनायंस का सम ही उसकी मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। हम इसके थ्रू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आयोनाइजेशन के डिग्री या रेट का भी पता कर सकते हैं। ऐसे सॉल्ट जो स्प्रिंगली सॉल्युबल हैं या इनसॉल्युबल हैं, उन इनसॉल्युबल सॉल्ट को इनफाइनाइट डाइल्यूट करके हम उनको सॉल्युबल कर सकते हैं, मीन्स उनके सेचुरेशन को देख सकते हैं। और लास्ट में हम किसी सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स के पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं कोलराउस लॉ के थ्रू। मीन्स हम वाटर का आयोनाइजेशन रेट तय कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि इसमें कितने एक आयन से एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं और कितने एक्सेस आयन हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज आयन ज़्यादा हैं न्यूट्रलाइजेशन से ज़्यादा तब हम उसे एसिडिक, और यदि नेगेटिव चार्ज आयन ज़्यादा है न्यूट्रलाइजेशन के बाद तब हम उसे एल्केलाइन सॉल्यूशन के नाम पर जानते हैं। इस तरह से हमने कोलराउस लॉ के थ्रू हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को इनफाइनाइट डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करने के बाद हम यह देखते हैं कि उसमें कितने कैटायन और एनायंस बनते हैं, उन्हीं का चार्ज या उन्हीं का नंबर ही उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम पर जाना जाता है। We have studied the Kohlrausch law and their applications. After that, this study we are going to learn to the galvanic cell or cell. Electrochemical cell. What are the cell? Means galvanic cell is the electrochemical cell. First, what is the cell? It is a device. That device convert electrochemical energy into electrical energy. That device is known as the cell. Galvanic cell is it is also electrochemical cell. It is a device which convert chemical energy into electrical energy. The working of this cell is based on redox reaction, but oxidation and reduction half reaction indirectly take place in two separate containers. Such type of cell was first of all manufactured by Galvani in 1780 by Volta 1800, hence it is called galvanic cell or voltaic cell. व्हाट इज़ द गैल्वेनिक सेल? हमने ये जाना कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। मीन्स ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो गैल्वेनिक सेल का थ्योरम होता है या वर्किंग करने का मैकेनिज्म होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस होता है। लेकिन हम यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में
हाफ रेडॉक्स मीन्स हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग सेपरेट कंटेनर में, और सेपरेट कंटेनर में हाफ रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। मीन्स हम दो कंटेनर लेते हैं, दोनों सेपरेट कंटेनर में हाफ सेल रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन और हाफ सेल रिएक्शन रिडक्शन को परफॉर्म किया जाता है। इस तरह के सेल को सबसे पहली बार मैन्युफैक्चर्ड किया 1780 में मिस्टर गैल्वेनी ने, और सेकंड चांस लिया मिस्टर बोल्टा ने 1800 में। उन्होंने ऐसे सेल्स को मैन्युफैक्चर या सेटअप किया, और इसलिए इन्हें गैल्वेनिक सेल या बोल्टिक सेल के नाम पर जाना जाता है। In these cells, ऐसे cells में two electrolyte solution are taken into different container containing different type of electrode. When electrode are connected with a galvanometer by means of insulated copper wire, oxidation take place on one electrode and reduction on another electrode. These reactions give rise to electric current. Electrode at which reduction takes place is called cathode, while that is which oxidation occurs is called anode. Cathode of galvanic cell is positive pole and anode is the negative pole. Electron move from anode to cathode. Galvanic cell is considered to made up of two half cells where each electrode works as one of half cell. Reactions that take place on each electrode are called half cell reaction. The working of galvanic cell may be explained by taking the example of Daniell cell. Dear student, हम गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, दोनों को अलग अलग कंटेनर में फिलअप कर देते हैं, और दोनों कंटेनर पर हम अलग अलग इलेक्ट्रोड सेटअप कर देते हैं। जब इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर से, और उस गैल्वेनोमीटर को इंसुलेटेड कॉपर वायर से रेडी कर दिया जाता है, तब हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है, इसमें आयंस रिलीज होते हैं और वो आयंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर रिडक्शन को परफॉर्म किया जाता है वह कैथोड कहलाता है, जबकि जहाँ पर ऑक्सीडेशन को परफॉर्म किया जाता है वो एनोड कहलाता है। मीन्स कैथोड एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर रिडक्शन होता है, और इसलिए ये पॉजिटिव पोल के नाम पर जाना जाता है। एनोड एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन को परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसे निगेटिव पोल के नाम पर हम जानते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू आयन रिलीज होते हैं। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वह इलेक्ट्रॉन मूव करता है एनोड से कैथोड की ओर। गैल्वेनिक सेल को कंसीडर्ड किया जाता है टू हाफ सेल में। हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन को परफॉर्म किया जाता है, इसलिए हाफ सेल रिएक्शन के नाम पर इसे जाना जाता है। इसकी मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे डेनियल सेल में। साथ ही हम दोनों कंटेनर को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। आफ्टर द गैल्वेनिक सेल वी आर गोइंग टू स्टडी द डेनियल सेल। ये एक ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल होता है। इस सेल में एक जिंक की रॉड होती है, जिंक मेटल की रॉड होती है जो कि इलेक्ट्रोड का वर्क करती है, जबकि जो दूसरी रॉड होती है वो भी इलेक्ट्रोड का कॉपर की बनी होती है, वो भी इलेक्ट्रोड का वर्क करती है। हम जिंक मेटल से बने हुए इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कराते हैं, जबकि कॉपर मेटल से बने हुए इलेक्ट्रोड को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करा देते हैं या डुबो देते हैं। इन दोनों कंटेनर्स या सॉल्यूशंस को हम एक इन्वर्टेड यू टाइप की ट्यूब जिसमें पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, मेंशन कीजिएगा। वी हैव यूज्ड द यू टाइप ट्यूब which are filled with potassium chloride solutions मीन्स पोटेशियम क्लोराइड ब्रिज। एक्चुअली यह दोनों कंटेनर को ऐड करने का वर्क करता है, जिसमें कि पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन पहले से फिलअप होता है, इसलिए हम इसे पोटेशियम क्लोराइड ब्रिज के नाम पर जानते हैं। ये यू शेप की जो ट्यूब होती है ये वर्क करती है एक साल्ट ब्रिज की तरह, जिसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन KCl का कॉटन वूल का प्लग बना होता है, इसमें फिलअप किया जाता है। ओनली ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहाँ से केवल आयंस को पास किया जा सके। इट इज़ नाउ वो कंप्लीट सेल, और इस यू टाइप की ट्यूब लगाने पर या सॉल्ट ब्रिज लगाने पर यह सेल कंप्लीट हो जाता है। इन दिस सेल देयर आर टू हाफ्स। यदि हम इस सेल में देखते हैं तो हमें टू हाफ्स दिखाई देते हैं। पहला जिंक रॉड है और जिंक रॉड को इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 में डिप कराया गया है।
जबकि दूसरा सेंटर हमारे पास कॉपर का रॉड है या कॉपर का इलेक्ट्रोड है और उसे हमने कॉपर सल्फेट में डीप कराया हुआ है। When electrodes of zinc and copper are connected through a metal wire, then flow of electron start from zinc electrode toward copper electrode. मीन्स पूरा सेटअप होने के बाद, इस पूरे सेटअप के बाद जैसे ही जिंक रॉड ZnSO4 के टच संपर्क में आता है, ZnSO4 आयोनाइज होता है, आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड को देता है। जिंक रॉड से वो इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए कैथोड पर इंटर करते हैं, जहां पर Cu2+ स्टेज में पहले से वो होता है। उन इलेक्ट्रॉनों को लेकर यह Cu रिड्यूस हो जाता है। मीन्स ZnSO4 जिंक रॉड के संपर्क में आते ही वह Zn2+ एंड SO2- आयंस में डिसोसिएट होगा। Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा Zn रॉड को, जो कि एनोड के फॉर्म में सेटअप किया गया है। उस एनोड से, उस वायर से होते हुए वह दोनों इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचेंगे। कैथोड पर आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट को आपने इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में लिया है। कॉपर सल्फेट Cu रॉड के टच में आते ही Cu2+ एंड SO4 में डिसोसिएट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड के थ्रू फ्लो किए गए हैं या पास किए गए हैं कैथोड की ओर, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है Cu2+ और रिड्यूस होकर कॉपर मेटल में चेंज हो जाता है। इस तरह हमने देखा कि डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में सेल रिएक्शन हाफ वे पे होती हैं। हाफ वे में ऑक्सीडेशन और हाफ वे में रिडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। वर्किंग ऑफ सेल मीन्स डैनियल सेल किस तरह वर्क करता है। ZnSO4 solution contains Zn2+ ions. When zinc rod comes its contact, then electrode start dissolving in the form of Zn2+. मीन्स जैसे ही ZnSO4 जिंक रॉड के टच में आता है, वो Zn2+ आयन रिलीज करता है। Each Zn atom leaves its 2 इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोड। Zn के दोनों इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड को दे दिए जाते हैं। डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ Zn और Zn2+ डिजॉल्व होकर के Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। मीन्स ऑक्सीडेशन या एनोड पर होने वाली हाफ सेल रिएक्शन इक्वल टू Zn2+ इक्वल्स टू Zn2+ + 2E-. The reaction continue till an equilibrium established between Zn ion and the electrode. A definite potential difference exists between electrode and the solution, which is called single electrode potential. मीन्स यही प्रोसेस लगातार चलती है। जिंक ZnSO4 आयोनाइज होता है और लगातार इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड को प्रोड्यूस कराता है, और वह उस रॉड या उस इलेक्ट्रोड एवं उस सॉल्यूशंस के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम पर, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम पर जाना जाता है। जैसे एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड पर रेडी हो जाते हैं, वैसे ही जिंक रॉड या जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को पास करता है उस वायर पर, और वो वायर से होते हुए कॉपर या एनोड कैथोड पर पहुंचते हैं। कैथोड पर पहुंचने पर वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही इस तरह से हम देखते हैं कि हाफ सेल रिएक्शंस एनोड पर और हाफ सेल रिएक्शन कैथोड पर कंप्लीट होती है। After that, we are going to study this passage of electron produce electricity. Zn2+ ions released from Zn electrode increase the concentration of ion on ZnSO4 solution, and the Cu which get deposited on Cu electrode decrease the concentration of Cu2+ and the CuSO4 solution. So Zn electrode loses its weight and Cu electrode gains its weight. Electrode where oxidation takes place is called anode, and where the reduction takes place is called cathode. Hence Zn electrode is called anode and Cu electrode is called cathode. जब आपने रिएक्शंस को परफॉर्म कराया, रिएक्शन परफॉर्म में आपने क्या देखा, जैसे ही जिंक रॉड ZnSO4 के टच पर आता है या संपर्क में आता है या कांटेक्ट पे आता है, वह अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। जिंक डिसोसिएट होता है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड पर आते हैं और लगातार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और जैसे इसका पोटेंशियल हायर होता है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। तब हम क्या देखते हैं
जब एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उस समय पर नंबर ऑफ जिंक आयंस एनोड पर कम हो जाते हैं, जबकि कॉपर आयंस लगातार रिडक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए कैथोड पर लगातार कॉपर आयंस डिपॉजिट होते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि वो दो इलेक्ट्रोड आपने यूज किए, एक जगह जिंक और दूसरे जगह कॉपर। कैसे हम कह दें कि जिंक इज अ एनोड, एंड हाउ कैन बी से दैट कॉपर इज अ form of cathode? Where the oxidation is performed, that electrode is known as the anode, and when the reduction is performed, that electrode is known as the cathode. Means the center where the electron are released, means oxidation are performed, that electrode is known as the anode. Where the electron are gained, means where the reduction is performed, that is known as the cathode. After that, half cell reaction is completed in form of cell reaction. Means half cell reaction means zinc zinc oxidized in form of Zn2 plus and 2e minus in form of anode, and cathode Cu2 plus receive 2 electron from anode and it's reduced in form of Cu, that the full reaction is Zn plus Cu2 plus 2 electron. Reversible reaction Zn2 plus Cu plus 2 electrons. Means we can say that how many ions and electron produced by an anode, that's electrons are received by cathode, means redox reaction performed at the cell. After that we are studying what is the function of salt bridge. It's the important question for your annual examinations. Oh. Dear student, we are going to learn the function of salt bridge. Salt bridge, when we are studying the Daniel or galvanic cell, we have used the U-shape, inverse U-shape tube which is filled with the potassium chloride. There is a two main function of salt bridge in electrochemical cell. Dear student, it is the important question for your annual examination for 1 marks. What is the function of salt bridge? Salt bridge का function क्या है? तो सबसे पहले ये जाने कि हमने जिंक और कॉपर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लगाई थी। उस इन्वर्टेड यू ट्यूब की टाइप की सेल में हमने सॉल्ट फिल किया था, पोटेशियम क्लोराइड, इसलिए हमने इसे सॉल्ट ब्रिज के नाम पर जाना, जो कि दोनों को कनेक्ट करता है। दैट फंक्शन इज फर्स्ट, इट कंप्लीट्स द सर्किट and thus help in the flow of electricity by allowing the movement of ions between two half cells. मीन्स हमने एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, मीन्स इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होता है। लगातार या कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की एनोड पर और इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पर। मीन्स नंबर ऑफ जिंक आयन डिक्रीज हो जाते हैं एनोड्स पर और नंबर ऑफ कॉपर मटेरियल और आयंस इंक्रीज हो जाते हैं कैथोड पर। उस समय पर ज़रूरी ये होता है कि हम न्यूट्रलिटी मेंटेन करें। उस समय पर ये साल्ट ब्रिज लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उनके बीच में जो आयन का एक्सचेंज होता है उसको हम न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। सेकंड, मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेकंड में हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। एक्चुअली salt bridge an intermediate medium by means of which the two electrolyte solutions present in two different half cell are connected in a saturated solution of some electrolytes. Nowadays Daniell cells are made by the use of porous membranes. एक्चुअली हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज को इंटरमीडिएट मीडियम के फॉर्म में यूज किया है, जो दोनों इलेक्ट्रोड या दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने का वर्क करता है। दोनों जगहों पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को परफॉर्म किया जाता है। उस समय पर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के कारण नंबर ऑफ डिपॉजिट आयंस का अमाउंट डिफर हो जाता है, जिससे न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। यदि हम दोनों हाफ सेल्स को मीन्स ZnSO4 और Cu और CSO4 एनोड और कैथोड को एक इंटरमीडिएट चैनल इस ब्रिज से जोड़ देते हैं, उस समय पर आयंस और इलेक्ट्रॉन दोनों की न्यूट्रलिटी मेंटेन कर ली जाती है और यही सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन है। सो वी हैव स्टडीड व्हाट इज द cell and what the cathode and anode, how to determine the anode and cathode, and redox reaction which is performed between two electrode, and how we have also learned the function of salt bridge. After that
we are going to study the electrode potential in next video.